तो ये एक रेडियम का न्यूक्लियस है। ठीक, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था इंटरनल फोर्स का कॉन्सेप्ट और एक्सटर्नल फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बताया था इंटरनल फोर्स और हाँ एक्सटर्नल सर। फोर्स। तो इस केस में जो रेडियम का हैवी न्यूक्लियस है ये ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेक हो रहा है किसमें? हीलियम के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है और एक लाइटर न्यूक्लियस के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, आरएन और हीलियम। ठीक है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। ठीक, तो स्प्लिट हो गया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। ठीक, क्या इन्वॉल्व है इसमें? इंटरनल फोर्स इन्वॉल्व है इसमें, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, नेग्लेजिबल है यहाँ पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसी डायरेक्शन में लिया जाएगा। मतलब कि अगर ये ना स्प्लिट होता, स्प्लिट नहीं होता, तो ऐसे सीधा मूव करता है, स्प्लिट ना होता तो। ठीक, तो किसी सर्कुलर चीज़ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो इस तरीके से सीधा मूव करता है, लेकिन ये स्प्लिट हो गया है। तो स्प्लिट होने के बाद भी क्योंकि इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यही माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कि अगर हम एक बाइनरी स्टार को देखें तो बाइनरी स्टार ऐसे घूमता है, ये जो मैंने शेप या ट्रेजेक्टरी बनाई है इस तरीके से ऐसे ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो रोटेट करता है तो हम ये मानते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, तो ऐसे अगर एक गोल सर्कल ऐसे घूम रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो ये यूं ही होगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास होगा ऐसे ही होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो एक नंबर का स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी स्टार का जो है आप बताइए। ठीक, तो उसमें इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से इसका सेंटर ऑफ मास यूं स्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन है जो एनसीईआरटी में है, एक तो ये वाली है और एक ये, इसको लिख लीजिए। तो सेकंड जो टॉपिक है इसमें हमें कंपैरिजन करना है लीनियर मोशन का और रोटेशनल मोशन का। यानी कि हमें यहाँ पे क्या देखना है? हमें रोटेशनल एनालॉग्स देखने हैं। हमें क्या देखने हैं? रोटेशनल एनालॉग। अब इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों जैसे मैं अगर आपको सिंपल बोलूँ कि कोई चीज़ स्ट्रेट, लीनियर मोशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मतलब सपोज करो कि एक बॉल है और ये स्ट्रेट ऐसे मूव कर रही है, स्ट्रेट मोशन में है ये। ठीक है, यहाँ से गई और ये स्ट्रेट मोशन में ये चली गई, इस पॉइंट पे आ गई। तो मैं अगर इसका डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा तो आप लोग बोलोगे सर एक्स हो जाएगा, या अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है तो कोई एक्स को बोलेगा कि सर इसको एस ले लेता हूँ मैं, तो एस बोलेगा ये। यानी एक्स क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, हमने इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया। लेकिन बच्चों अगर मान लो इसी को, अब इसको मैंने क्या कर लिया, एक धागे के साथ बांध लिया, इसी चीज़ को मैंने धागे से बांध लिया और इसको ऐसे रोटेट करा दिया। तो रोटेट करा दिया तो ये इसका फिक्स एक्सिस हो गया, फिक्स एक्सिस हो गया रोटेशन का। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये यहाँ पर था, इस पोर्शन पे था, और ये इस पोर्शन से इस पोर्शन पे पहुँच गया, तो मैं अगर अब इसका डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा तो फिर आपको ये थीटा बोलना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा। यानी कि अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, फिक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो हम इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को रोटेशनल एनालॉग हम कहते हैं। यानी कि इसका नाम बदल गया, क्यों? क्योंकि अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई, तो इसलिए इसका हमने नया नाम रख दिया। तो ये पता होना बहुत जरूरी है टर्म्स जो है इस चैप्टर में। ठीक है, अब जैसे हम पहले शुरू के चैप्टर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता था फॉर्मूला? dx/dt होता था। ठीक, अब ये वेलोसिटी जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अब कौन सी हो जाएगी? एंगुलर, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये इसकी वेलोसिटी में हमेशा हर बार हमारा कोई एंगल बनेगा यहाँ पे, हर बार ये मूव करेगी तो हर बार एंगल हमारा बनेगा यहाँ पे। ठीक, तो इसको अब हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नाम बदल गया, देखो एंगुलर वेलोसिटी अब हम बोलेंगे इसको। तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है? ओमेगा। ठीक है, मैंने ये डेरिवेशन पहले करवाई हुई है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, सो अब ये क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। एक्स यहाँ पर क्या था भाई? थीटा था। एक्स क्या था यहाँ पे? थीटा बन गया ना। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हाँ बन सर। गया? थीटा बन गया। तो एक्स ओमेगा को क्या ले सकता हूँ मैं? डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। तीसरा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता था? लीनियर। जब हम स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते थे, स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन हम क्या कहते थे? डी वी बाई डी टी।
ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वेलोसिटी है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा से बोलेंगे, यानी कि अब जो एंगुलर जो एक्सेलरेशन था उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, ये लिखते जाओ और लॉजिक के साथ इसको अपने माइंड में बैठा लो। तो ओमेगा अब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिख लूंगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। टाइम तो चेंज होगा नहीं, टाइम का तो कुछ नया नाम हम रख नहीं सकते, क्योंकि टाइम कोई चीज़ ऐसे जाए, ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, टाइम तो सबके लिए सेम है। अगर ये मान लो 1 घंटा लगा रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा लगा रहा है, और ये भी 1 घंटे में ऐसे घूम रहा है कई बार, टाइम तो सेम ही है, तो टाइम को हम नहीं बदल सकते, टाइम सेम रहेगा। तो इसमें हम इसका सिंबल बदल देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये तीसरा हो गया हमारा एनालॉग। चौथा जो है मास, ठीक है, यहाँ पे हम मास को m बोलते थे, तो ये मास का एनालॉग क्या बन जाएगा यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पूरा टॉपिक में कराऊंगा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या लिख सकते हैं, आई। ठीक है, ये इसका रोटेशन एनालॉग हो गया। पांचवा, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा होता था मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स जो होगी यहाँ पे जो फोर्स थी लीनियर में, वो अब बन जाएगी टॉर्क। ठीक है, ये भी समझाऊंगा टॉर्क क्या होता है। ठीक है, तो टॉर्क जो होता है आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये दरवाज़ा होता है ना हमारा, ये दरवाज़ा होता है ना, यहाँ कुंडी लगी होती है ऐसे, लाइक दिस। तो ऐसे हम जब हम कुंडी खोलते हैं, यूँ घूमते यूँ रोटेट करते हैं, यानी ऐसे रोटेट करेगा ये दरवाज़ा जो है हमारा। ठीक है, ठीक, तो हमेशा यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो परपेंडिकुलर लगेगी, हमेशा यूँ फोर्स लगेगी हमेशा इसको। ठीक है, इसीलिए दरवाजे की जो कुंडी होती है वो कोने में लगाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लगती है। ठीक, सो टॉर्क होता है वैसे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, लेकिन अब हमारे को यहाँ पे टॉर्क का एक दूसरा फॉर्मूला भी देखना है। तो टॉर्क का ये तो पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, टॉर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और मास का एनालॉग क्या था, आई था, तो मैंने आई लिख दिया। और एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, अल्फा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी हो गया। ठीक है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का हमने पहले ही निकाला था, अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, और टॉर्क का ये भी होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, और कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जो टायर वगैरह चेंज करते हैं तो उनके पास ऐसे क्या एक चीज़ होती है जो ऐसे करके घुमाते हैं, तो यूँ खींचते हैं उसको। ठीक है, सो फोर्स ऐसे लग रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसे खींचते हैं ना उसको तो स्क्रू खुल जाते हैं जो है, तो वो भी क्या है, वो टॉर्क ही एक तरह से देखा जाए तो। दरवाज़ा हमारा ऐसे ओपन होता है तो ये भी क्या है, टॉर्क ही है, क्योंकि हमें ऐसे फोर्स लगानी होती है हमेशा। ठीक है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जो परपेंडिकुलर फोर्स हमारे होगी, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता था लीनियर मोशन में फोर्स एफ डॉट एस। ठीक है, कॉस थीटा मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बस कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह पे क्या लिखूंगा, अभी भी मैंने ऊपर बताया, फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, छठा फॉर्मूला हमारा, क्योंकि फोर्स का एनालॉग क्या है, लीनियर मोशन, और इसमें जो चेंज आ रहा है ये टॉ हो जाएगा। ठीक है, सो टॉर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट को क्या ले सकते हैं, डी थीटा। तो टॉ डी थीटा बन गया फॉर्मूला, टॉ इंटू डी थीटा। ठीक है, फिर सेवेंथ आते हैं। डॉट प्रोडक्ट होगा। हाँ, इसमें भी डॉट होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा हो तो गया ये। ये डब्ल्यू भाई से वर्क जो रिप्रेजेंट है, करेंगे, देखो इसका कोई अलग नहीं है वर्क। वर्क तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें उस टाइप का, तुम्हें पता चल जाएगा। अभी बस ये समझो, अभी जो चीज़ है कि वर्क यहाँ पर जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे टॉर्क इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा अभी, अभी मैं तुमको सिखाऊंगा ना आगे अभी। ठीक है, अभी बस इतना, अभी बस देखो कि कैसे एनालॉग देखा जाता है। जैसे फोर्स है तो ये टॉर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट है तो डी थीटा हो गया। अभी फॉर्मूला लिखना सीखो जो है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मत जाओ, डिटेल में मैं कराऊंगा अभी सारा। ठीक है, अभी बस समझो कि कैसे दो चीज़ों को रिलेट करते हैं। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या ठीक हो है सर। जाएगा, 1/2 mv²। ठीक है, वीडियो को रोक दे रहा हूँ मैं, सोचो क्या आंसर हो सकता है इसका। तो सबको आ गया होगा, मास का एनालॉग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अभी भी ऊपर मैंने बताया कि मास को हम क्या लिखेंगे, रोटेशन में आई लिखेंगे, और वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। तो इसलिए इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूले याद रह जाएंगे। ठीक है, आठवां हम देखते हैं। आठवां जो है पावर है, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है।
ठीक है। सो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह पे क्या ले सकता हूँ, अभी मैंने बताया फोर्स का एनालॉग क्या है, टॉर्क है, टॉ हो जाएगा, और वेलोसिटी की जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, टी टॉ और डब्ल्यू, डॉट नहीं है कुछ भी, ये टॉ और ये डब्ल्यू हो जाएगा पावर, ठीक है। और पावर क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो अलग अलग ये सारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे, अलग अलग फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए। नाइन्थ है मोमेंटम, सबको पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये हो गया मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम है कौन सा वाला मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ये, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये आपका 9th फार्मूला हो गया। तो ये लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल टू आई ओमेगा हो गया। अंडरस्टूड। तो ये सारी चीज़ें बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होनी चाहिए कि रोटेशन एनालॉग्स क्या है। अगर आपको रोटेशन मोशन चैप्टर पे कमांड करनी है तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इनसे ही छोटे छोटी चीज़ों से ही न्यूमेरिकल आपके जो है क्लियर होंगे आपको, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो अगला जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। तो जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, जब लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ रहे थे, या काइनेटिक्स जब हम पढ़ रहे थे जिसमें स्ट्रेट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, तो हमने ये 3 फॉर्मूले पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और हमने क्या पढ़ा था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा फाइनल, इसको लिख सकता हूँ ओमेगा इनिशियल। अभी अभी ऊपर मैंने बताया कि ये जो v है, ये v है, ये क्या बन जाता है, ओमेगा बन जाता है, ठीक। सो इसको मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल। एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा मैं, एल्फा और टी, ठीक। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू 2 एल्फा और थीटा, ये लिख दूंगा तीसरा, ठीक है। और इसको क्या लिखूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, एस को क्या लिखूंगा थीटा, यू को क्या लिखूंगा ओमेगा इनिशियल, टाइम तो चेंज होने वाला नहीं है, दोनों में सेम ही रहेगा, और हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा और टी का स्क्वायर। क्लियर है। तो जैसे हमने कैलकुलस से ये डिराइव किया था, तो स्कूल के एग्जाम में ये तीनों डेरिवेशनें आती हैं। इससे तो रिलेटेड आधा आधे नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, आधा डेरिवेशन आएगी, 1.5 नंबर में आ सकती है, आप ये 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये हमने कैलकुलस से डिराइव किया था, तो यहाँ पे भी हम इसको कैलकुलस से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, फिर मैं इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो सबसे पहले हम डिराइव करते हैं ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस एल्फा टी, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है। सो एल्फा इक्वल टू क्या होता था भाई, डी ओमेगा बाई डी टी होता था, अभी भी बताया मैंने आपको पहले। डी डब्ल्यू को क्या ले सकता हूँ मैं, एल्फा डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है। डी डब्ल्यू को अल्फा डी टी लिख सकता हूँ। तो अब मान लो कि टी की वैल्यू जब जीरो है, कहीं से हमने जब स्टार्ट किया तो हमने जीरो ले लिया, वैसे टाइम कभी जीरो थोड़ी ना होता, टाइम तो शुरू से ही है, जब से हम पैदा हुए तब से टाइम हमारे साथ है, लेकिन हमने इस इवेंट के लिए टाइम मान लिया कि मान लो इस पॉइंट से शुरू हुआ तो हमने जीरो ले लिया। तो ओमेगा, इसको हमने क्या ले लिया, ओमेगा नॉट ले लिया, ओमेगा नॉट, या इसको तुम कह लो ओमेगा इनिशियल, ठीक। ओमेगा को क्या लिख लिया हमने, ओमेगा इनिशियल ले लिया, ठीक है। फिर टी टाइम बीतने पे, टी टाइम पे बीतने पे, टी टाइम बीतने पे क्या हो जाएगा, ओमेगा जो है वो ओमेगा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ और इसको मैं इस फॉर्म में कर देता हूँ, यानी ओमेगा मेरा ये फाइनल हो गया, ओमेगा मेरा फाइनल हो गया, इनिशियल को ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ओमेगा यानी मेरा ओमेगा फाइनल ही है, ठीक है, फाइनल है, और ओमेगा नॉट मेरा जो है इनिशियल है, यानी ये ओमेगा नॉट या ओमेगा इनिशियल एक ही बात है, रिप्रेजेंटेशन अलग कर दिया मैंने। तो टी की वैल्यू के जीरो है तो ओमेगा नॉट लिख लिया मैंने इसको, ठीक। ये सेम ही बात है बेटा, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। नॉट से आप पता चल जाए आपको कि नॉट जो है सर इनिशियल की बात कर रहे हैं, एफ में फाइनल की बात कर रहे हैं, या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैंने
इसको ले लिया जो है, ठीक है। इससे ज़्यादा थोड़ा और इजी रहेगा याद करने में आपको। अब इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं, सो डी डब्ल्यू लिख लूँगा यहाँ पे, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करूँगा मैं इंटीग्रेट करूँगा ओमेगा से ओमेगा नॉट, ठीक है। ओमेगा से ओमेगा नॉट पे करूँगा मैं, और डी डब्ल्यू हो जाएगा ये अल्फ़ा डी टी, इधर लिख लूँगा, और 0 से टी आ जाएगा ये, ठीक। तो 0 से टी तक गया, क्योंकि फाइनल जो टाइम था हमारा वो क्या था, टी था ना, ये इनिशियल था, ये फाइनल था हमारा, फाइनल, ठीक है। तो 0 से टी ले लिया मैंने इसको, तो इसको क्या ले लिया, अल्फ़ा डी टी ले लिया मैंने। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, अल्फ़ा डी टी की जगह पे क्या ले लूँगा मैं, डी टी की जगह पे क्या ले लूँगा, टी ले लूँगा मैं, ठीक। हाँ, और लिमिट आ जाएगी मेरी यहाँ से टी से 0 तक आ जाएगी ना, टी से 0 तक आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, ओमेगा से ओमेगा नॉट तक आएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, सर ये वैसे ही डिराइव करना है जैसे हमने उसमें की थी मोशन वाले में, सेम? नहीं, तो यहाँ सेम तो कैलकुलस तो हम यूज़ ही कर रहे हैं ना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये ओमेगा के टर्म्स में हमें निकालना है सारा। तो ये क्या हो गया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फ़ा टी माइनस 0 हो गया, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, अल्फ़ा टी बचेगा, और ये तुम्हारा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फ़ा टी होगा। तो स्कूल के एग्जाम में डिराइव करने के लिए आता है, ये पहली इक्वेशन हमने डिराइव कर ली। तो वैसे ही कर रहे हैं पहले की तरह ही जैसे हम करते थे, बस हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारी है थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर है, ठीक। तो ओमेगा क्या हो जाता है, डी थीटा बाई डी टी होता है, अभी पहले ऊपर मैंने बता दिया था, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी, लिख सकता हूँ ऐसे, देखिए सर। पूरा लिख लिया बड़ी जल्दी। हाँ सर। चलो अब एक सर क्वेश्चन वो कर लें। सेम ही था ना, क्योंकि कुछ अलग वो नहीं था। अच्छा, अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। एक्चुअली इंस्टीट्यूट का टाइम हो रहा है ना, उसके बच्चे आने शुरू हो गए। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू 2 पाई इक्वल टू 1152 पाई, ठीक। तो जब हम इसमें पूरा एंगल ले रहे हैं 360 डिग्री। एग्जैक्टली, ठीक है।